Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to start block 13, which is related to recent economic development from 2020 to 2026. Okay, so ये वीडियो जो है वो ब्लॉक 13 से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है recent economic development from 2020 to 2026. ठीक है, इस ब्लॉक का थीम क्या होगा? तो इस ब्लॉक का थीम है कोविड-19, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया राइज एज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, G20 प्रेसिडेंसी एंड विकसित भारत 2047. ठीक है, तो ये जो की टर्मिनोलॉजी है ये डिफाइन करती है इस एरा को, जो कि 2020 से 2026 तक का है. ठीक है, और ये जो ब्लॉक 13 है ये इंडियन इकोनॉमी का पोस्ट इंडिपेंडेंस का लास्ट वीडियो है. ठीक है, ऑलरेडी ब्लॉक 14 जो है कवर है, जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट कमिटीज से. ठीक है, इसके बाद ब्लॉक 13 कवर करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा, बिफोर 1947 का जो एरा है उसको कवर करेंगे. ठीक है, सो चलो देखते हैं. कोविड 19 ये इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फेस है एक तरह से, कोविड 19 एंड आत्मनिर्भर भारत. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मन में अराइज होता होगा कि यार कोविड 19 जो है वो हेल्थ क्राइसिस था या इकोनॉमिक क्राइसिस था. ठीक है, तो आंसर है इसका दोनों ही था. कोविड 19 जो था वो हेल्थ क्राइसिस भी था और इकोनॉमिक क्राइसिस भी था. हेल्थ पे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा था लोगों की लाइफ पे. ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इम्पैक्ट किस पे डाल रहा था? इकोनॉमी पे. कैसे? कि जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट रुक गया, टूरिज्म और होटल्स क्लोज हो गए, तो इन इन सारी चीजों के क्लोज होने से प्रोडक्शन भी रुक गया, और प्रोडक्शन के रुकने से डिमांड भी गिर गया था. ठीक है, और इसीलिए इंडिया का जो जीडीपी था फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो फाइनेंशियल ईयर 21 था 2020, फाइनेंशियल ईयर 21 में किसका कौन सा टाइम पीरियड लेंगे? जो 2020 से 21 के बीच में था. ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जो 21 में था जीडीपी उस वक्त जो है -7.3 में 3% था. ठीक है, -7.3 क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जीडीपी हमारा. ठीक है, तो जीडीपी जो है -7.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन था. ठीक है, हमारे जीडीपी में आजादी के बाद सबसे बड़ा अगर कॉन्ट्रैक्शन आया था वो आया था हमारा कोविड 19 के इम्पैक्ट के कारण. ठीक है, चलो देखते हैं जीडीपी ग्रोथ को. जीडीपी ग्रोथ, कोविड 19 इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हम कैसे देख सकते हैं? तो जीडीपी ग्रोथ से देख सकते हैं. ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में हमने देख लिया, फाइनेंशियल ईयर 21 में हमारा जो है -7.3% से जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इकोनॉमी जो है हमारी श्रिंक हो गई थी, और ये सबसे वर्स्ट कंट्रैक्शन था जो 2020-21 में हुआ था. ठीक, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22 आया, जिसमें +8.7%, मतलब स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई थी, मतलब शार्प रिकवरी हुई. जितनी जल्द जितना हमारी इकोनॉमी गिरी, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी गिरी, उतना ही फाइनेंशियल ईयर 22 में अच्छे से रिकवर हो गई. ठीक है, वही बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 की, तो उसमें भी जो है अच्छी साइन है, पॉजिटिव साइन है, 7.2% से रिकवर हुआ. फाइनेंशियल ईयर 24 में बात करें तो उसमें +8.2% रहा हमारा जीडीपी. ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वी शेप रिकवरी करते मतलब दिखाई दी थी इन पीरियड्स में. ठीक है, पहले बहुत नीचे गई, फिर रैपिडली ऊपर आ गई. जैसे कि 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई, वही देख रहे हो कि उससे ज्यादा 8.7% से जो है शार्प रिकवरी कर ली. तो ये इसी को कहते हैं इकोनॉमी जो है हमारा वी शेप रिकवरी की. वी शेप रिकवरी क्वेश्चन पूछ देता है, अगर इकोनॉमी जो है वी शेप रिकवरी करे तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इकोनॉमी जो है पहले बहुत नीचे गई है, फिर रैपिडली जो है ऊपर आई है. और ऐसी सिचुएशन हमारे इंडियन इकोनॉमी में कब देखी गई? हमारे इंडियन इकोनॉमी में देखी गई कोविड 19 के इम्पैक्ट के बाद. ठीक है, अच्छा अब सेक्टर वाइज इम्पैक्ट को देखते हैं. ठीक है, सेक्टोरल इम्पैक्ट को देखते हैं. तो सेक्टोरल इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है. तो पहले बात करते हैं हम सर्विस सेक्टर की. ठीक है, सर्विसेज सेक्टर की, कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज. ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात करें तो जो हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, एयरलाइंस है, या हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन हुआ, या होटल्स हुआ, ये सब लोगों के ट्रेवल पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो जब लॉकडाउन लगा तो फ्लाइट्स जो है बंद हो गई, होटल्स बंद हो गया, टूरिज्म जीरो हो गया. इसीलिए सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया यही था. ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस थी, इसमें कॉन्टेक्ट की ही, मतलब आप कॉन्टेक्ट ही करते हो, और जो कोविड 19 था उसमें कॉन्टेक्ट ही नहीं करना था. ठीक है, गैदरिंग और ये सारी चीजें ही नहीं करनी थी. ठीक है, तो इसी वजह से ये जो सेक्टर है वो ज्यादा मेनली इम्पैक्ट हुए. ठीक,
याद रखना, कोविड-19 से अगर सर्विस सेक्टर में पूछ दे कौन से सेक्टर इम्पैक्ट हुए, तो ऑब्वियसली बेसिक बात है हॉस्पिटल, टूरिज्म, एयरलाइंस, ये सारे सेक्टर। देन हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टिंग बात ये है कि एग्रीकल्चर लॉकडाउन के टाइम भी चलता रहा, फार्मर्स फार्मिंग करते रहे, इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 21 में भी एग्रीकल्चर जो है 3.4% से ग्रो हुआ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्टेड एज अ शॉक ऑब्जर्वर फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या था, रेजिलिएंट था, क्राइसिस में भी एग्रीकल्चर जो था वो रेजिलिएंट था। याद रखना डाटा, 3.4% से वो ग्रो कर रहा था फाइनेंशियल ईयर 21 में। ठीक, वही बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, हमने पहले सर्विस सेक्टर की बात की, दूसरा हमने एग्रीकल्चर की बात की, जिसमें पता चला एग्रीकल्चर रेजिलिएंट है, सर्विस सेक्टर बहुत डीपली इंपैक्टेड था। एंड देन अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम क्या हुई कि रॉ मटेरियल चाइना से नहीं आया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, वर्कर्स जो है अपने विलेज चले गए, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो टूट गई। रिजल्टेंट क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, लाइक सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ग्लोबली सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन के कारण जो है मैन्युफैक्चरिंग भी डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, एमएसएमई इसमें सबसे ज्यादा सिवियरली हिट हुई मैन्युफैक्चरिंग में, एंड मेनी जो है वो क्या हो गई, बहुत सारे जो है वो शट डाउन हो गए परमानेंटली। ठीक, देन बात करें कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है, तो एमएसएमई जो मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये छोटी इंडस्ट्रीज होती है, इनके पास कैश रिजर्व जो है वो कम होता है, लॉकडाउन में इनकम बंद हो गई, इसी वजह से बहुत सारे जो है एमएसएमई जो है परमानेंटली क्लोज हो गए। ठीक है, अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यहाँ से देखेंगे, ये तो हमने देखा कोविड-19 का इम्पैक्ट। ठीक है, अगर आपको मेंस में आंसर लिखने को आ जाए कि कोविड-19 का इम्पैक्ट, तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उस आंसर में आप गवर्नमेंट का भी तो रिस्पॉन्स लिखोगे, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, तो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसे अनाउंस किए, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमी को सपोर्ट भी देना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया क्या, आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस। ठीक है, टोटल पैकेज कितने का उन्होंने लॉन्च किया, और ये आत्मनिर्भर पैकेज कब लॉन्च हुआ है, 2020-21 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, और टोटल पैकेज कितने का लॉन्च हुआ है, 20 लाख करोड़ का अनाउंस हुआ है। ध्यान रहे ये सिर्फ कैश नहीं था, इसमें लोन्स, गारंटीज, रिफॉर्म्स और लिक्विडिटी सपोर्ट भी इंक्लूडेड था। ठीक, तो 5 ट्रेंचेस जो है टोटलिंग ₹20 लाख करोड़ जो है वो अनाउंस हुआ था। इंपॉर्टेंट मेजर क्या लिया गया गवर्नमेंट द्वारा, की मेजर्स क्या लिए गए कोविड-19 के इम्पैक्ट के लिए, तो की मेजर्स में अगर हम बात करें तो पहला है ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, मतलब बैंक्स एमएसएमई को लोन देने से, देखो क्वेश्चन अगर इस तरह से सोचो कि गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन इस तरह से आया कि जो बैंक्स है वो एमएसएमई को लोन देने से डरते क्यों थे, क्योंकि रीपेमेंट का उनको रिस्क था कि एमएसएमई जो है छोटे मतलब व्यापारी है, क्या ये लोग दे पाएंगे, रीपेमेंट कर पाएंगे, तो रीपेमेंट का रिस्क था, इसलिए बैंक जो है कतराती थी एमएसएमई को लोन देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और उसके बाद ये कोविड-19 आ गया, उसमें बहुत सारे एमएसएमई जो शट डाउन हो गए, नहीं पे कर पाए अपना लोन, तो उसकी वजह से और बैंक डरते थे। तो गवर्नमेंट ने इसी डर को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से गारंटी दी कि अगर एमएसएमई लोन नहीं चुका पाएंगे तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। ठीक है, रिजल्टेंट क्या हुआ कि बैंक्स ने उन्हें लोन देना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब बात करें तो ₹3.8 लाख करोड़ का गारंटी जो है गवर्नमेंट ने दिया एमएसएमई की लोन के लिए। ठीक है, कि वो बैकिंग करेगी। देन ये मेजर के बाद क्या हुआ, ये मेजर का नाम क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, याद रखना गवर्नमेंट ने किस लिए लॉन्च किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, फॉर एमएसएमई, जिससे उनको लोन मिल सके। ठीक है, और ये गारंटी स्कीम थी जिसमें अगर वो लोन नहीं चुका पाएंगे तो गवर्नमेंट जो है उनको इसलिए सपोर्ट करेगी। ठीक है, पहला मेजर गवर्नमेंट ने ये लिया। दूसरा मेजर उन्होंने लिया फ्री फूड ग्रेन का, मतलब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो पुअर फैमिलीज को फ्री राशन दिया जाएगा, इसके तहत ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भूखा ना रहे। ठीक है, तो दूसरा जो स्कीम याद रखना है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से ही लॉन्च हुआ है। जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च हुआ फॉर एमएसएमई, वैसे ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च हुआ कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है, जिससे कि फ्री फूड ग्रेन दिया जा सके, जिससे कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, कैश ट्रांसफर की बात करें
तो कैश ट्रांसफर में माइग्रेंट वर्कर जो है, फार्मर, पुअर, वुमेन जो भी हैं, माइग्रेंट वर्कर को डायरेक्ट मनी दिया जाएगा, ठीक है। और इससे कंजप्शन जो है वो मेंटेन रहेगा, डायरेक्ट मनी अगर वो लोग पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर एनबीएफसी, मतलब सपोर्ट दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया किसको, एनबीएफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, ठीक है, एनबीएफसी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, पावर सेक्टर को, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। अगर एनबीएफसी से उस वक्त तो कोई लोन ले नहीं रहा था कोविड-19 में, बैंक तो मान लो ठीक है फिर भी अपना काम चला लेंगे, लेकिन जो एनबीएफसी थे वो उनका कैसे काम चलेगा, हाउसिंग से जो रिलेटेड फाइनेंस करते थे, कोविड-19 में सबने घर खरीदने कम कर दिए थे, ठीक है, पावर सेक्टर से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट ने इनको भी बैकिंग दी, ठीक है, कि जिससे फाइनेंशियल सिस्टम हमारा कोलैप्स ना हो, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो अनाउंस हुए, तो इसमें क्या अनाउंस हुआ कि गवर्नमेंट ने सिर्फ रिलीफ नहीं दिया, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स भी लाए, जैसे में लेबर कोड को लाया, कोल सेक्टर की ओपनिंग, फिर एग्रीकल्चर एक्ट्स, जो बाद में एग्रीकल्चर एक्ट्स लाए गए थे वो विड्रॉ कर लिए गए, ठीक है। आइडिया था कि इकोनॉमी को फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बनाना है, ऐसी सिचुएशन आए तो भी, ठीक है। तो रिफॉर्म क्या अनाउंस किए गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, तो एग्रीकल्चर एक्ट लाया गया जिसको लेटर विथड्रॉन कर दिया गया, तो सो ये अभी हमारे में इनेक्टमेंट में नहीं है, ठीक है। लेबर कोड लाया गया, कोल सेक्टर ओपनिंग लाया गया, ठीक है। ये सारे रिफॉर्म्स जो है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट ले आती है कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद। देन टर्म जो है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बिकम द इकोनॉमिक पॉलिसी थीम, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मनिर्भर भारत मतलब फॉरेन कंपनीज को बाहर निकाल दो, तो ये गलत है। आत्मनिर्भर भारत डज नॉट मीन आइसोलेशन, इसका मतलब है इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा, ठीक है, इंपोर्ट्स कम करेंगे हम लोग, लेकिन एफडीआई को वेलकम करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वेलकम करेंगे। एग्जाम्पल जैसे ले लो, आज के टाइम में एप्पल जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सैमसंग जो है इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ग्लोबल कंपनी जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मना नहीं कर देंगे कि नहीं आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करके ना बेचो, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारा आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं था कि फॉरेन कंपनीज पे डिपेंड को बाहर निकाल देना, नहीं, डिपेंडेंस कम करना, ठीक है, अपने लिए भी सेल्फ सफिशिएंट होना, ये जो है आत्मनिर्भर भारत से मतलब था, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना। इसके बाद बात करें हम किस चीज की हमने बात की, आत्मनिर्भर भारत के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका पीएलआई स्कीम के बारे में, ठीक है। पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम क्या है, तो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया, जितना प्रोडक्शन आप करोगे उतना इंसेंटिव आपको मिलेगा, ठीक है। टारगेट क्या था पीएलआई स्कीम का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, फार्मा, ठीक है, ये सारे जो थे ये सब टारगेट थे पीएलआई स्कीम के। और इनको क्या करना था, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था, इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, डिफेंस की, फार्मा की, इसको हमें ग्लोबल मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है अपनी कंट्री को, ठीक है। तो इसीलिए पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। अच्छा, अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिफेंस का इंडिजनाइजेशन करने के बारे में गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग। पैराडॉक्स क्या है कि आत्मनिर्भर जो है खोजता है कि वो सेल्फ रिलायंस रहे, ठीक है, बट थ्रू ग्लोबलाइजेशन अट्रैक्टिंग एफडीआई टू मैन्युफैक्चर इंडिया, नॉट आइसोलेशन, मतलब कि जो आत्मनिर्भर भारत है वो सेल्फ रिलायंट तो होना चाहता है बट ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, ना कि आइसोलेट होके। ओवरऑल अगर हम बात करें कोविड-19 इम्पैक्ट एंड आत्मनिर्भर भारत की, तो कोविड-19 ने इंडियन इकोनॉमी को सीवियर शॉक दिया था, जीडीपी जो है -7.3% तक गिर गई, लेकिन गवर्नमेंट ने ₹20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया, जैसे कि ईसीएलजीएस, फ्री राशन, कैश ट्रांसफर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के थ्रू इकोनॉमी को प्रॉपरली सपोर्ट किया, ठीक है। रिजल्ट ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 22 में से इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई और आत्मनिर्भर भारत इंडिया की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया राइज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड G20, ठीक है। तो आज हम इंडिया की इकोनॉमी जर्नी को अच्छे तरह से समझेंगे, इसमें हम सिर्फ जीडीपी की कहानी नहीं बल्कि दुनिया में इंडिया के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की कहानी समझेंगे, ठीक है। तो देखो, क्या इंडिया हमेशा से टॉप इकोनॉमीज में था, ये सवाल आता है, क्या हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमेशा से थे, नहीं।
हम 2007 में इंडिया जो है दुनिया की 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, ठीक है। 2007 में इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। फिर रिफॉर्म्स हुए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, डिजिटल इंडिया आया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस हुआ। तो जो हम रिजल्टेंट ये था कि हम जो 2007 में 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, 2014 में आके क्या हो गया, 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। 2022 के करीब हम आके 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, 2007 से 2022, ठीक है। तो इसमें हम 10th बने एंड देन 2014 के बाद हम 2022 में क्या बने, 2022 में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के टर्म में। और इस हमने क्या किया, सरपास कर दिया यूके को अपने पीछे, ठीक है। तो यानी सिर्फ 15 साल में इंडिया ने 7 पोजीशन को जंप किया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2022 में इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके कहते हैं को नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर हमने पीछे छोड़ दिया है। और ये सिंबॉलिक भी था कि क्योंकि यूके वही कंट्री है जिसने इंडिया पर लगभग 200 साल तक रूल किया था, उसको हम पीछे छोड़ के उससे आगे हो गए इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो ये बहुत प्राउड की बात है। फिर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया जो है वो बन चुका है, ठीक। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी, स्टूडेंट जो है वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरह से कंपेयर किया जाता है, एक तो नॉमिनल जीडीपी से, एक जो है परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी जीडीपी से, ठीक है। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी जो है करंट मार्केट एक्सचेंज रेट पर जो जीडीपी है, इसी बेसिस पर रैंकिंग होती है, ठीक है। जो करंट मार्केट में जीडीपी है इस बेसिस पर रैंकिंग होती है, उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और इसी वजह से इंडिया जो है 2022 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। वही पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी का, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि इसमें कंट्रीज की परचेजिंग पावर कंपेयर होती है। पीपीपी के बेसिस पर इंडिया जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब एग्जाम में जब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी लिखा हो तो ये समझ जाना कि ये बात हो रही है नॉमिनल जीडीपी की, ठीक है। वही अगर थर्ड बात हो रही है तो थर्ड का मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या है कि इंडिया जो है एक्सपेक्टेड टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बिहाइंड यूएसए एंड चाइना, ठीक है। यूएसए और चाइना के बिहाइंड जो हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन है। लेकिन देखो, अभी जो हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में बात करें तो ऑलरेडी हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑन परचेजिंग बेसिस, ठीक है। अच्छा, इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है, $3.5 ट्रिलियन जो है ओवरऑल जीडीपी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझते हैं। इंडिया की जो जीडीपी 2023 में इंडिया की जो जीडीपी थी लगभग $3.5 ट्रिलियन था। और प्रोजेक्शन क्या कहती है कि अगर ग्रोथ इसी तरह चलती रही तो 2027-2030 तक इंडिया जो है दुनिया की थर्ड थर्ड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। ओवरऑल लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, जो मैंने पहले समझाया नॉमिनल एंड परचेजिंग पावर पैरिटी पे, जहां हम नॉमिनल पे 5th है एंड परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। और हम अगर बात करें तो हम टारगेट कर रहे हैं ओवरऑल जो है हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए बाय 2027 से 30 के बीच में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ग्रोथ रेट की, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ रहा है, ठीक है, ये कैसे आया। तो आंसर है कि जो 2014 के बाद लगातार 6 से 8% जीडीपी ग्रोथ था, तो कोविड वाले जो साल है उसको छोड़ के अगर हम देखें तो ये सस्टेन ग्रोथ की ही रैंकिंग है, ठीक है। एक तरह से एक कंट्री जो सस्टेन ग्रोथ कर रही है उसी उसी वही जो है इतना 6 to 8% जो है जीडीपी ग्रोथ मेंटेन कर सकती है, ठीक है। तो ये सस्टेन ग्रोथ ही रैंकिंग इंप्रूव करती है। और एक साल एक ही हाई ग्रोथ से इकोनॉमी बड़ी बड़ी नहीं बनती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ इकोनॉमी को टॉप रैंक तक पहुंचा ही देती है, ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया जो है इतनी जल्दी हाई ग्रोथ कंट्री दिखता है, ठीक है। तो इंडिया की जो जीडीपी है उसका मेन कारण है कि वो 6 to 8% जो है कंस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली जो है वो 2014 से 15 तक ग्रो कर 2014 से लेके अब तक जो है वो मतलब एकदम लगातार जो है 6 to 8% बढ़ रही है, एक्सेप्ट जो है आपका कोविड ईयर को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं G20 प्रेसिडेंसी की जो 2023 में हुई थी। तो अब इकोनॉमी से डिप्लोमेसी की तरफ प्रॉपर चलना है, ठीक है।
G20 प्रेसिडेंसी के बारे में अब डिस्कस करना हो गया, इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन। अब डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिया को दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी मिली, और ये बहुत बड़ा ही एक इंटरनेशनल इवेंट था। ठीक है, जब इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली, जो 2022 से नवंबर 2023 तक था, 23 तक। ठीक है, हमको प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला। थीम क्या था हमारा? तो थीम हमारा था वासुदेव कुटुंबकम का। ठीक है, मीनिंग वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये एंशियंट इंडिया का फिलॉसफी है। इंडिया ने दुनिया को बताया है कि ग्लोबल प्रॉब्लम का सोल्यूशन कॉपरेशन से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो याद रखना, जो G20 प्रेसिडेंसी है उसका थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसका टाइटल क्या है, मतलब जिसका स्लोगन क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो याद रखना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है वो किससे लिया गया है? G20 प्रेसिडेंसी से। ठीक है, जो कि 2023 में ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, की आउटकम की बात करें, की आउटकम्स में क्या देखेंगे? तो देखो, मेजर अचीवमेंट कह सकते हो या की आउटकम कह लो इसको। तो पहला तो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्टेड यूनिनमसली। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? तो नॉर्मली G20 कंट्रीज यूक्रेन इशू पर अग्री नहीं कर पा रही थी। ठीक है, लेकिन इंडिया ने डिप्लोमेसी यूज करके न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को यूनानिमसली पास करवा दिया, और ये इंडिया की जो है डिप्लोमेटिक सक्सेस मानी गई। ठीक है, तो इसे ही कह रहे हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसे जो टफ था वो इंडिया ने डिप्लोमेसी के थ्रू करा दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करें अफ्रीकन यूनियन की। अफ्रीकन यूनियन का क्या है? तो पहले G20 में सिर्फ यूरोपियन यूनियन परमानेंट मेंबर था। इंडिया की इनिशिएटिव पर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया, और इससे डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस और स्ट्रांग हुई। ठीक है, देन हम बात करें थर्ड थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? ग्लोबल साउथ वॉइस एम्पलीफाइड। ठीक है, या कह सकते हो कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ क्या है? तो ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया ने इन सब की प्रॉब्लम को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया, इसलिए इंडिया को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भी कहा गया है। ठीक है, देन हम बात करें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स रिफॉर्म। ठीक है, तो इंडिया पुश फॉर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म। इंडिया ने डिमांड की कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा लोन और सपोर्ट दें। ठीक है, विकसित भारत 2047 के बारे में अब बात करते हैं। विकसित भारत 2027। ठीक है, तो अब फ्यूचर विजन समझिए। गवर्नमेंट के टारगेट है 2047 तक इंडिया को डेवलप नेशन बनाना। 2047 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1947 प्लस 100 ईयर हो जाएगा हमारी आजादी को। तो हमने टारगेट रखा है कि हम 2047 तक, यानी इंडिपेंडेंस के 100 साल तक हम डेवलप नेशन हो जाएंगे। ठीक है, टारगेट क्या है? तो GDP जो है हमारा 35 ट्रिलियन रहे डॉलर, 35 ट्रिलियन पर कैपिटा इनकम रहे बाई 2047। ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $18,000 रहे। ठीक है, प्लस डेवलप कंट्री थ्रेशोल्ड, मतलब ये डेवलप कंट्री के लेवल के आसपास जो है वो जाता रहे पर कैपिटा इनकम। ठीक है, GDP टारगेट जो 35 ट्रिलियन था 2047 तक। ठीक, फोकस एरिया क्या था? तो ये टारगेट कैसे अचीव होगा? गवर्नमेंट ने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे। मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया हुआ, PLI स्कीम हुआ, आत्मनिर्भर भारत हुआ। वहीं डिजिटल इकोनॉमी में UPI, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, AI टेक्नोलॉजी, ये सब आता है। ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आता है। एंड गुड गवर्नेंस जो होता है, गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल सर्विस, ये सारी चीजें आती हैं गुड गवर्नेंस में। ठीक है, तो अमृत महोत्सव की बात करते हैं। अब हमने डिटेल देख लिया अपना, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड G20 प्रेसिडेंसी की प्रॉपर डिटेल हमने ले ली। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि हम विकसित GDP टारगेट हमारा 30 to 35 ट्रिलियन करना है 2047 तक। पर कैपिटा इनकम $18,000 प्लस करना है। ठीक है, फोकस क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी,
ह्यूमन कैपिटल एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस रहेगा, ठीक है। अमृत महोत्सव की बात करें तो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेटेड 2022, ठीक है। तो 2022 में इंडिया ने 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया। इससे इसे जो है आजादी का अमृत महोत्सव कहा गया है, और ये विकसित भारत विजन का फाउंडेशन माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जर्नी जर्नी की तो 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी से शुरू होकर 2022 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक पहुंची। G20 प्रेसिडेंसी ने इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप को स्ट्रेंथन किया। वसुधैव कुटुंबकम के थ्रू इंडिया ने दुनिया का कॉर्पोरेशन को मैसेज दिया। अब अगला टारगेट है 2037 से 2030 तक, ठीक है। सॉरी, अब अगला जो टारगेट है 2027 से 2030 तक इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है और 2047 तक विकसित भारत बनना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एग्जाम में याद रखना हो तो कीवर्ड याद रखना कि 2007 में इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, 2014 में 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, 2022 में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के टर्म में, ठीक है। सरपास्ट कर दिए हम लोग यूके को। एंड 2023 में जीडीपी जो है $3.5 ट्रिलियन है, ठीक है। टारगेट क्या है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें बनना है 2027 से 30 के बीच में, ठीक है। G20 की थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, अफ्रीकन यूनियन बिकम परमानेंट G20 मेंबर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, विकसित भारत 2047, टारगेट जीडीपी +30 to 35 मिलियन, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क अबाउट इंडिया राइज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे अपना की फीचर की इकोनॉमिक पॉलिसी थीम्स 2014 टू 2024 टू 2026। इकोनॉमिक पॉलिसी थीम्स 2024-26, ठीक है। सो क्लास, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत हमने लेटेस्ट बजट जो 2024-25 का है और 2025-26 का बजट है उसको प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हर बजट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ टैक्स लेना होता है? क्या हर बजट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ टैक्स लेना होता है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। बजट एक इकोनॉमिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि अगले साल किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। जैसे कि 2024 और 26 के बीच के डिस्कशन करें अगर इन दोनों बजट की, तो उसमें कोर थीम 4 फोकस एरिया निकल के आता है, जिसका गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है 4 फोकस एरिया, वो ये है ग्यामा। ग्यामा एक ट्रिक है, इसको इस तरह से याद कर लेना। ग्यामा, ग्यामा मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, एम मतलब महिला, ए मतलब अन्नदाता, ठीक है। तो गरीब मीन्स पुअर, युवा यूथ, महिला वुमेन, अन्नदाता फार्मर, ठीक है। तो यही जो है बजट की कोर थीम है। तो देखो, फुल बजट जो है जुलाई 2024, ठीक है। 4 प्रायोरिटीज एरिया जिसको हम डिस्कस कर लिए। गरीब मतलब जिसको जिसको फ्री फूड चाहिए, पीएम आवास योजना का जो फायदा उठा रहा है, या जिसको पीएम आवास योजना की जरूरत पड़ रही है, वो जो पर्सन है वो गरीब कंसिडर्ड होगा। युवा, युवा को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिसे कह सकते हैं, पीएम इंटर्नशिप स्कीम फॉर 1 करोड़ यूथ। महिला के लिए वुमेन लेड डेवलपमेंट। अन्नदाता के लिए पीएम किसान एमएसपी, ठीक है, एमएसपी, ठीक। तो मतलब गरीब मतलब पुअर। इंक्लूसिव ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी का वीकेस्ट सेक्शन को सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस किस पे है? जो गरीबी मिटाने के लिए किस पे फोकस है? तो फ्री फूड के लिए, ठीक है, फ्री फूड के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई गई। पीएम आवास योजना हाउसिंग के लिए चलाई गई। बेसिक फैसिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी देने की मतलब जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी गरीब भूखा या बिना घर के ना रहे। तो मेन जो इसका गरीब गरीब जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का गरीब पुअर को मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, तो उसमें मेन उन्होंने काम किस पे किया है? फ्री फूड और पीएम आवास पे, ठीक है। अच्छा, युवा की बात करें, यूथ, युवा मतलब यूथ। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? तो वो है सिंपली सबको पता है, वो है यंग पॉपुलेशन। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट तब मिलेगा जब यूथ को जॉब्स और स्किल मिलेंगे।
ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम फॉर 1 करोड़ यूथ। ठीक है, तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च किया है। टारगेट क्या है, 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देना। पर्पज क्या है, तो कॉलेज से इंडस्ट्री तक का ब्रिज बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझा कि गवर्नमेंट का 4 प्रायोरिटी एरिया है, 4 फोकस एरिया। हमने ग्यामा करके ट्रिक देखा। इस ग्यामा ट्रिक के लिए हमने देखा कि जब अगर गरीब पे फोकस एरिया है, ठीक है, तो कि गरीब पे फोकस एरिया मींस कि पुअर या पॉवर्टी को रिमूव करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन कदम उठाए हैं, जैसे कि फ्री फूड एंड पीएम आवास योजना। युवा पे फोकस है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम लाई है। ठीक है, वहीं गवर्नमेंट का थर्ड मेन फोकस जो है वो महिला है। ठीक है, वुमेन लेड डेवलपमेंट। उसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, उससे पहले देखो, उससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे युवा, युवा में एक और चीज याद रखना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी एक लॉन्च है गवर्नमेंट द्वारा। इसमें गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देती है कि अगर कंपनी नए एम्प्लॉयज हायर करेगी तो गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। ठीक है, सपोर्ट देगी। आप ये जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने युवा वाले सेक्शन में। ठीक है, युवा के लिए और क्या इन स्कीम लाई गई है इंटर्नशिप स्कीम के अलावा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, अगर कंपनी नए एम्प्लॉयज हायर करेगी तो गवर्नमेंट उनको इस स्कीम के थ्रू सपोर्ट करेगी। इससे रिजल्टेंट क्या होगा, इससे रिजल्टेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जिसको आप युवा वाले सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। अब बात करते हैं महिला पे फोकस है गवर्नमेंट का, तो महिला के लिए क्या कर रही है, तो आज की इकॉनमी जो है वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो पहले स्लोगन था वुमेन डेवलपमेंट, अब स्लोगन क्या है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट। सबसे बड़ा चेंज आया है, पहले स्लोगन था क्या, वुमेन डेवलपमेंट, अब वुमेन लेड डेवलपमेंट। मीनिंग महिला सिर्फ बेनिफिशरी नहीं होगी इसकी, बल्कि इकोनॉमी को लीड भी करेगी। ठीक है, पहले बस उसका पार्टिसिपेशन था, अब वो उसको लीडर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, इसका नाम बदल के, और इस कदम मतलब इस नाम बदलने से उनकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रही है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, फोकस एरिया क्या है, तो वुमेन की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंक्रीज करना, स्किल डेवलपमेंट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। इसके थ्रू जो है वुमेन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अन्नदाता। अन्नदाता जो है मतलब फार्मर। ठीक है, तो फार्मर के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो इंडिया की इकोनॉमी का बेस जो है वो क्या है, वो है एग्रीकल्चर। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, फार्मर्स के लिए फोकस रखा है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी लाई है, तो पीएम किसान। ठीक है, पीएम किसान का में क्या होता है, तो पीएम किसान में जो है फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है गवर्नमेंट भेजती है। इसके थ्रू जो अन्नदाता हमारे फार्मर है उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचता है और उनको डायरेक्ट जो है सपोर्ट मिलता है। ठीक, और दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या करती है, तो एमएसपी। ठीक है, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस बहुत कम हो जाए तो गवर्नमेंट जो है मिनिमम प्राइस पर क्रॉप खरीदती है, और इससे फार्मर्स को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है एमएसपी से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट का मानना है कि ग्रोथ तब मीनिंगफुल होगी जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इसीलिए इंटर्नशिप, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पर स्पेशल फोकस दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें रिसेंट डेवलपमेंट में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बूस्ट कैसे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट जो है, गवर्नमेंट रोड और रेलवेज पर इतना पैसा क्यों खर्च करती है। ठीक है, सोचा है कभी कि गवर्नमेंट जो है रोड एंड रेलवेज पर इतना पैसा क्यों खर्च करती है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल रहा है, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, एंड जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। ठीक है, बजट 2024-25 में जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग कितना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 11.11 लाख करोड़ था। ठीक है, 11.11 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर 2024-25 के बजट में रखा गया, और स्टेट्स को भी 1.5 लाख करोड़ जो है लोन दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, 11.11 लाख करोड़ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 2024-25 में हो रहा है, बजट में बताया जा रहा है ऐसा, वो 3.4% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, अच्छा, बजट 2025-26 की बात करें, जो कि फरवरी 2025 में आया था, तो बजट 2025-26 में अब नेक्स्ट बजट जो है
इसे इसके बारे में हम देख रहे हैं 2025-26 का। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब मिडिल क्लास को रिलीफ देना जरूरी है। इसीलिए 2025-26 के बजट में क्या हुआ है कि यहाँ पे मिडिल क्लास को रिलीफ मिला है। इस किस तरह से, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकम टैक्स रिलीफ दिया है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में ₹12 लाख तक की एनुअल इनकम पर टैक्स रिलीफ का प्रोविजन दिया गया है। और ये एप्लीकेबल किस तरह होगा, सम सर्टेन कंडीशन एंड रीबेट के साथ। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मिडिल क्लास के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहे। डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं, जो टैक्स और एक्सपेंडिचर के बाद जो इनकम बचता है उसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो मिडिल क्लास के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहे। जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन से जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद बात करें कि फिजिकल कंसोलिडेशन की। फिजिकल कंसोलिडेशन, तो एफडी टारगेट, जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 4.4% ऑफ जीडीपी का है। मतलब सबसे पहले समझो कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसे इस तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जितना कमा रही है और जितना खर्च कर रही है, उसके गैप को हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि वो अपने फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के 4.4% तक ही रखना है। ठीक है, 4.4% तक ही लाना है, और ये हेल्दी पब्लिक फाइनेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो कितना हो रहा है हमारे 2025-26 के बजट में, तो वो बढ़ के कितना हो गया, 11.21 लाख करोड़। ठीक है, जहां 11.11 लाख करोड़ हो रहा था, अब यहाँ पे 21 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, स्लाइड जो है इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2025-26 में। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने मेंटेन किया है। डिफरेंस इस तरह से समझिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, डेली एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, डैम, पावर प्रोजेक्ट, ये फ्यूचर इनकम जो है ये जनरेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद बात करें पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में। पीएम धन धान्य कृषि योजना ये क्या है, तो इसका टारगेट ये है कि 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, जो इसका पर्पस ये है कि जहां एग्रीकल्चर वीक है वहां इरिगेशन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना। ठीक है, तो 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाना, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाना और उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर इनिशिएटिव क्या है, तो फ्यूचर इनिशिएटिव में गवर्नमेंट से प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर इकोनॉमी पर भी काम कर रही है। तो नेशनल क्वांटम मिशन, एआई मिशन, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर, जिसमें रूफटॉप सोलर 1 करोड़ हाउस होल्ड में लगाना है, पीएम ई बस सेवा, मतलब इलेक्ट्रिक बसेस फॉर सिटीज। ये सारी चीजें जो है फ्यूचर इनिशिएटिव है। मतलब नेशनल क्वांटम मिशन में क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप करना है, एआई मिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया को लीडर बनाना है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी से इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। ठीक है, चिप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है ताकि इंपोर्ट जो है वो कम हो। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्लीन फ्यूल डेवलप करना है, नेट जीरो टारगेट को अचीव करना है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत टारगेट करना है 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर सिस्टम का बेनिफिट देना। बिजली का बिल इससे कम होगा, क्लीन एनर्जी आएगा एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। पीएम ई बस सेवा से सिटीज में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करना। बेनिफिट इसका क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल इंपोर्ट कम होगा एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर ओवरऑल इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि 2024-26 की इकोनॉमी पॉलिसी का मेन फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट ने गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता को प्रायोरिटी दी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स रिलीफ, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। और इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को विकसित भारत 2047 तक बनाना है। ठीक है, दैट्स इट। ये जो है हमारा आज से इंडियन इकोनॉमी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस का खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू कवर प्री इंडिपेंडेंस से पहले की इंडियन इकोनॉमी।